एक बार पुनः स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमने एक महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत की थी, भारतीय संविधान, और उसमें हमने देखा था कि भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो उसमें हमने देखा था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत था और उस समय जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा बहुत सारे अधिनियम लागू किए गए थे, तो इस पर चर्चा कल हो गई थी। आज हम बात करेंगे 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और उसके बाद में जब कंपनी के हाथों से भारतीय शासन का अधिकार ले लिया गया और भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, तो उस समय कौन कौन से अधिनियम ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया और उस अधिनियम के द्वारा भारत में शासन किया जाने लगा। तो जैसा बोर्ड पर आपने लिख रखा है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, और इस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो मुख्य अधिनियम पारित किए गए उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, भारत परिषद अधिनियम 1909, पार्लियामेंट को सुधार भी कहा जाता है इसको, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, आकाश प्रस्ताव 1940 का है, क्रिस मिशन और कैबिनेट मिशन। तो ये भिन्न भिन्न समयों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये अधिनियम पारित किए गए। अब हमें जो यहाँ ध्यान से पढ़ना है कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इस अधिनियम में क्या क्या चीजें शामिल की गई थी, क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि कोई खास चीजें शुरू की गई या उसकी समाप्ति हुई, कोई बदलाव हुआ, तो वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो एक एक करके हम आज इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस किस अधिनियम में कौन कौन सा प्रावधान किया गया था। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात करें हम, तो भारत शासन अधिनियम 1858 या गवर्नमेंट एक्ट 1858, तो इसमें देखा जाए कि जब स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हुआ और अंग्रेजों ने उसको दमित किया, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं अब कंपनी भारत पर शासन करने में पूरी तरीके से अक्षम है। तो उस समय अब भारत का शासन कंपनी के हाथों में लेना था, कंपनी के हाथों से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन करना था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन करना था। तो उसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया जाएगा, अर्थात इसमें यह शामिल किया गया कि अब भारत का शासन कंपनी से ले लिया गया। साथ में गवर्नर जनरल जो उस समय होता था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया गया था, अब उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। और यदि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो अब देखिए जो वायसराय, गवर्नर जनरल से जो वायसराय नाम किया गया, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ये वायसराय के रूप में इसको नाम बदला गया था। तो लॉर्ड कैनिंग हो सकता है, कि ध्यान रखिएगा ये गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय किया गया था। तो ये जो दो मुख्य चीजें थी भारत सरकार अधिनियम 1858 की। उसके बाद ये भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इसमें
क्या क्या मुख्य चीजें शामिल थी। तो पहला तो यह है कि भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। चूंकि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा पारित अधिनियम के अधीन भारत में शासन होता था, क्राउन के अधीन भारत हो गया था, ब्रिटिश राज के अधीन भारत हो गया था। तो ये कहा जा सकता है कि भारत में संवैधानिक विकास की जो शुरुआत हुई वो इस अधिनियम से मानी जा सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था, सहयोग की नीति, या उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, सहयोग की नीति या इसको नाम दिया गया उदार निरंकुशता प्रारंभ किया गया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि शासन में भारतीयों को भी भागीदार बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन भागीदारी तो दी जानी थी, लेकिन नाम से स्पष्ट है उदार निरंकुशता। उदार शब्द भी शामिल है और निरंकुशता भी शामिल है। भागीदार तो बनाने का प्रयास किया गया एक लालच के तौर पर, लेकिन शक्तियों को जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक भागीदारी का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ जो है भागीदार तो बनाया जाने का प्रयास किया गया, लेकिन शक्तियों को देने का कोई प्रावधान नहीं था। इसी को कहा गया उदार निरंकुशता या सहयोग की नीति प्रारंभ की गई अंग्रेजों के द्वारा। तीसरा था कि यदि कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो उस समय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। अच्छा, अब बहुत ज्यादा विस्तार से हमें नहीं पढ़ना है, तो बस इतना हम पढ़ते जाएंगे कि किस अधिनियम में क्या क्या चीजें शामिल थी। तो किसी विषम परिस्थिति में, आकस्मिक स्थिति में गवर्नर जनरल को या जो वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई, प्रदान की गई। ये तीन खास बातें भारत परिषद अधिनियम 1861 की थी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे जो है बाद में जब आप नोट्स तैयार करें। हाँ, ये भी है कि इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिलता जाएगा। हम उसका लिंक आपको हम दे देंगे और वहां से आप पीडीएफ इसका नोट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल एक स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, चलते रहिए। तो ये तीन खास बातें जो है वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में थी। अब और आगे कौन सा अधिनियम ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा लागू किया गया तो उसको भी देखा जाए। अब अगला आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1852। इस अधिनियम की खास बात क्या थी उसको भी लिखा हुआ है कि एक निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ, कैसे अधिकारियों की नियुक्ति होगी, कैसे सदस्यों की नियुक्ति होगी। तो एक निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना इस अधिनियम की खास विशेष बात थी। दूसरा, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है ना? जो भारतीय सदस्यों को शासन में भागीदार बनाया गया, तो इस अधिनियम के द्वारा ये छूट दी गई, ये अधिकार दिया गया कि अब आप जो भारतीय सदस्य थे वो बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ये अधिकार नहीं था। अब पूरक प्रश्न क्या हो गए, जैसे मान लिया जाए एक बार कोई प्रश्न पूछता है, कोई स्टूडेंट किसी टीचर से प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर मिलता है। अब उस उत्तर से वो हो सकता है संतुष्ट ना हो, तो फिर वो उसी उत्तर से जुड़े हुए कुछ प्रश्न फिर पूछ सकता है। ऐसा प्रावधान होता है, ऐसा अक्सर टीचिंग के समय होता है। लेकिन एक बार प्रश्न पूछने के बाद यदि उस प्रश्न से लगा कोई और प्रश्न है तो फिर उसको भारतीय सदस्यों के द्वारा पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसी को पूरक प्रश्न, ये जब हम संसद की कार्रवाई आगे संविधान को जब पढ़ेंगे और संसद की कार्रवाई क्या होती है तो उसमें हम इन सारे प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। पूरक प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे।
तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ये 3 प्रावधान किया गया था। आगे और हम बात कर ले तो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कह सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। अब मुख्य चीजें जो इस अधिनियम की थी वो था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था। अच्छा, ऐसी व्यवस्था जो की गई थी उसका केवल और केवल एक मकसद था कि भारत में फूट डालो, लोगों के बीच में फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी को लागू करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई तो उस लीग की स्थापना से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि उनको लगने लगा कि अब भारत में डिवाइडेशन की प्रक्रिया को आसान किया जा सकता है और उसी के लिए एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात की जाने लगी और अलग से मताधिकार उनको दिया जाने लगा। और इस संदर्भ में जो है एक लॉर्ड मिंटो ने जब मार्ले को एक पत्र लिखा था और उसमें उसने लिखा था कि हम नाग के दांत हो रहे हैं, नाग के दांत हो रहे हैं, ये उसने लिखा था। हम नाग के दांत मतलब जो फूट डालने की पॉलिसी हम लागू कर रहे हैं वो एक विषदंत के समान है, नाग के दांत हो रहे हैं और जो इसका फल होगा, परिणाम होगा भविष्य में वो बड़ा भीषण होगा। तो उसके लेटर से ही स्पष्ट हो जाता है कि उसकी अंग्रेजों की मकसद क्या थी कि कैसे भारत में हम अब चूंकि भारतीयों के द्वारा कहीं ना कहीं अपने सत्ता की मांग तेज की जा रही थी, तो अंग्रेजों को लगने लगा था कि यह भारत पर बहुत ज्यादा दिनों तक शासन हम नहीं कर सकते हैं सामान्य तौर पर। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे क्या हो कि हम इन्हीं के बीच में फूट डाल दें, जिससे ये आपस में लड़ते रहें और हम शासन आगे करते रहें। शासन करने का हमारा जो तरीका है वो ऐसे ही चलता रहे, शासन में हमें आसानी होती रहे। तो उसी लिए ये जो अधिनियम लाया गया था। अब इसके तहत और बहुत सारी चीजें थी, जैसे भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो ये सब इतिहास का विषय है, हम यहाँ संविधान पर बात कर रहे हैं तो इतिहास के विषय पर हम बात नहीं करेंगे। तो ये 1909 के अधिनियम में एक व्यवस्था की गई थी, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे यदि हम बात कर लें तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का अधिनियम था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की क्या क्या खास बातें थी, जरा इस पर भी चर्चा किया जाए। तो सबसे पहली बार इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। अभी तक क्या होता था, आप प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था, इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। दूसरा, सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली थी, जो इसके पहले शुरू किया गया था 1909 के अधिनियम में, उसको विस्तार दिया गया, क्योंकि उसमें क्या किया गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाने की बात की गई थी। लेकिन इस अधिनियम में उसको थोड़ा सा विस्तार दिया गया, सिख समुदाय के लिए भी अलग से निर्वाचन व्यवस्था या निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाने लगी। तो कहने का मतलब है कि जो सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली थी उसको विस्तार देने की बात की गई इस अधिनियम में। दूसरा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई।
अब द्विसदनात्मक विधायिका क्या होती है और वो केंद्र में शुरुआत की गई, इस पर बात किया जाएगा। विधान परिषद और राज्य परिषद की बात की जाएगी। उसके बाद में ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में द्वैध शासन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई और किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। तो ध्यान दीजिएगा, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। यह महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई, 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी 1919 के अधिनियम की। अब यदि और थोड़ा सा आगे हम बात कर ले तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आगे चल करके हमारे संविधान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। भारतीय संविधान के लगभग 70% जो हिस्से हैं, जो मैटर हैं, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। और एक विस्तृत ये दस्तावेज था जिसमें देखा जाए 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे इस अधिनियम में। और इसीलिए ये भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसमें एक स्रोत आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 भी है, क्योंकि इसका हमने भी चर्चा किया कि 70% हिस्सा इसका लिया गया है हमारे संविधान में। तो इस अधिनियम की क्या क्या खास बात थी उसमें देखा जाए तो जैसे 1919 के अधिनियम में प्रांतों में जो शासन था, यहाँ 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये जो प्रांतों में द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन था, इसको यहाँ समाप्त किया गया और इसको लागू किया गया कहाँ, केंद्र में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुई। शक्तियों का विभाजन किया गया। जैसे वर्तमान में भारतीय संविधान को पढ़ा जाता है तो उसमें जो है जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित हैं, जिसमें 3 सूचियों के द्वारा, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा जितने विषय हैं उनको अलग अलग कर दिया गया है कि किस विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, किस विषय पर राज्य कानून बना सकता है और किस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कुछ अवशिष्ट विषय भी शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार शक्तियों का जो विभाजन किया गया सबसे पहली बार वो किया गया 1935 के अधिनियम में। और साथ में उस समय जो इंडियन काउंसिल था, इंडियन काउंसिल भारत परिषद कहा जाता था, उसका अंत कर दिया गया। अब बहुत डिटेल हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, ब्रीफ हम करते चलते हैं। तो भारत परिषद क्या होता है, कैसे क्या, ये चीजें यहाँ बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़नी है। बस इतना ये ध्यान रखिएगा कि भारत परिषद का अंत किया गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत किया गया था। तो भारत परिषद का अंत किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो ये खास खास बातें थी भारत सरकार अधिनियम 1935 की। आगे चले देखा जाए और कौन से अधिनियम और उसकी क्या खास बातें थी। तो अब इसके बाद में हम कृषि मिशन पर बात करते हैं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय ब्रिटेन जो पार्लियामेंट थी उसमें कैबिनेट जो है मंत्री थे जिनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। इनको कुछ प्रस्ताव के साथ भारत
द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाएगा जो चल रहा था 1939 से, तो युद्ध के उपरांत नए संविधान की रचना के लिए अब कहा गया कि भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार है। तो वो नया संविधान जो बनाएंगे वो कब, युद्ध के उपरांत, और उसके लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन कब, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब। तो इस पर बहुत सारी आलोचना हुई और गांधी जी ने इसको कहा कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, बाद की तारीख का चेक है। जो इसमें प्रावधान किया गया है वो बाद की तारीख का चेक के समान है, अर्थात युद्ध के उपरांत की बात की जा रही है और भारतीयों के द्वारा ये इच्छा की जा रही थी कि जो भी कुछ हो वो तुरंत हो। इसमें कहा गया था नहीं, युद्ध के बाद, इसलिए इसका विरोध हुआ और इसकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं झलक थी संविधान सभा के निर्माण की बात यहाँ की गई थी। अब इसके बाद में और आगे बात किया जाए, अब आता है कैबिनेट मिशन जो 19 मार्च 1946 में भारत आया था। इसमें 3 लोग शामिल थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। जो अध्यक्ष था वो पैट्रिक लॉरेंस था। ये 3 सदस्यों को मिला करके कैबिनेट मिशन बना था जो मार्च 1946 में भारत आया था। इस मिशन में क्या प्रस्ताव था, तो कहा गया था कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। अर्थात अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस अधिनियम में था या किस प्रस्ताव में था, तो उसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन 1946। ध्यान दीजिएगा, जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें भी नाम किया लिया गया था, चर्चा की गई थी। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आप जो उत्तर देंगे वो कैबिनेट मिशन 1946 जो मार्च 1946 में भारत आया था वो हमारा आंसर होगा। तो ये कैबिनेट मिशन में एक प्रस्ताव था। अब इसी प्रस्ताव के आधार पर प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो है निर्वाचन प्रारंभ हुआ, सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। तो अब कैसे संविधान सभा का गठन हुआ और सदस्यों की संख्या कितनी थी, कितनी कितनी निर्धारित हुई, कहां से कितने सदस्य आए, कब संविधान सभा की पहले बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, कितने समय में पूरा हुआ संविधान, ये अलग से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये संविधान सभा के गठन तक जो प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन में, यहां तक हमने आज पढ़ा है। अब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, निर्माण की प्रक्रिया कब तक हुई, कब तक हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, इसको अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।